दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा साधारण इंसान जो बचपन में अखबार बेचता था, जिसका परिवार गरीबी की दलदल में फंसा था, वो इंसान एक दिन दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाने वाले देश का मिसाइल मैन बन जाता है और फिर पूरे भारत का राष्ट्रपति। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसका नाम आज हर भारतीय गौरव से लेता है, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की, एक ऐसे देश की जो अपने मिट्टी से हीरे तराशता है। आज हम डॉक्टर कलाम की उन उपलब्धियों को ही नहीं समझेंगे, बल्कि उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जिसने उन्हें एक साधारण नाव वाले के बेटे से भारत का पीपल्स प्रेसिडेंट बनाया। हम जानेंगे कि कैसे उनका एक फैसला साइंटिफिकली इंडिया को डिफेंस और स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भर बना गया। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव धनुषकोटी। परिवार साधारण, पिता जैनुलब्दीन नावों को किराए पर देते थे। गरीबी इतनी थी कि छोटे कलाम को अपनी स्कूल फीस भरने के लिए और परिवार की मदद करने के लिए सुबह सुबह अखबार बेचने निकलना पड़ता था। लेकिन इसी संघर्ष में उनमें एक ऐसी आग जलाई जो उन्हें रात को सोने नहीं देती थी। ये आग थी नॉलेज की। एक बात जो उन्हें अपने पिता से मिली थी वो थी सादगी, ईमानदारी और सर्वधर्म समभाव की सीख। उनके घर में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बराबर सम्मान पाते थे। ये वही बुनियाद थी जिसने बाद में उन्हें भारत का पीपल्स प्रेसिडेंट बनाया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनकी जुनून की जगह नहीं है। और यही से शुरू होता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया। डॉक्टर कलाम चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने। लेकिन क्या उनका सपना हमेशा से साइंटिस्ट बनना था? नहीं। तो क्या था उनका सपना? दोस्तों, उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का। जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का इंटरव्यू दिया तो मेरिट लिस्ट में उनकी रैंक 9वीं निकली, जबकि सिलेक्शन सिर्फ 8 लोगों का होना था। जरा कल्पना कीजिए, एक साधारण गरीब लड़का जिसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की हो और उसका सपना केवल एक स्थान के अंतर से टूट जाए, तो कल्पना कीजिए उस पर क्या बीती होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निराश हो गए, टूट गए और वो ऋषिकेश जा पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। अपनी नियति स्वीकार करो, आगे बढ़ो। तुम पायलट बनने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए चुना गया है। स्वामी शिवानंद के इन शब्दों ने डॉक्टर कलाम की दिशा ही बदल दी। उन्हें एहसास हुआ कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और शुरुआत भी क्या जबरदस्त हुई। डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट बनने की। दोस्तों, 1960 में भारत का वैज्ञानिक परिदृश्य कैसा था? हम एक युवा राष्ट्र थे, टेक्नोलॉजी और रक्षा में पूरी तरह से दुनिया के विकसित देशों पर निर्भर। हमें अपने खुद की सुरक्षा के लिए भी दुनिया की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन डॉक्टर कलाम का विजन क्लियर था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने 1958 में DRDO से अपना करियर शुरू किया, लेकिन उनका असली काम शुरू हुआ 1962 में इसरो में, जहां उन्हें महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का सानिध्य मिला, जिन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। डॉक्टर कलाम को भारत के पहले स्वदेशी लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर चुना गया। भारत को स्पेस में अपनी स्वदेशी सैटेलाइट भेजने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना था। 1979 पहला लॉन्च अनसक्सेसफुल रहा। SLV-3 समुद्र में गिर गया। डॉक्टर कलाम और उनकी पूरी टीम टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसके ठीक 1 साल बाद उन्होंने बाउंस बैक किया। 1980 ठीक 1 साल बाद उन्होंने फिर से ट्राई किया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, ये भारत के आत्मविश्वास का लॉन्च था। रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली अर्थ की ऑर्बिट में स्थापित किया गया। दुनिया ने देखा कि एक गरीब देश जिसे टेक्नोलॉजी में पिछड़ा माना जाता था, उसने अपनी ताकत से स्पेस में कदम रखा। India also entered the space age with her satellite Rohini.
It was launched by SLV-3, an Indian-built rocket from the Space Center at Sriharikota. यहाँ डॉक्टर कलाम की हिम्मत को प्रणाम था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी आना बाकी थी। 1980 के दशक में डॉक्टर कलाम को इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए वापस बुलाया गया। यह एक ऐसा मिशन था जिसका उद्देश्य था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में बराबर खड़ा करना। इस प्रोग्राम ने उन्हें वो पहचान दी जिसके लिए उन्हें आज भी जाना जाता है। 1988 पृथ्वी, भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल। 1989 अग्नि, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसने भारत की सामरिक शक्ति को एक नया आयाम दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि त्रिशूल, नाग और आकाश, इन जैसे मिसाइल भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थी। डॉक्टर कलाम ने कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम के सैंक्शंस के बावजूद स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर विश्वास करके दुनिया की किसी भी महाशक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। ये साबित कर दिया, ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये भारत की सोवरेनिटी का प्रतीक थे। और फिर आया वो दिन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, ऑपरेशन शक्ति। 1998 में डॉक्टर कलाम ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में पोखरण 2 में परमाणु परीक्षण में एक अहम भूमिका निभाई। भारत ने सीक्रेटली, बिना किसी विदेशी खुफिया एजेंसी को भनक लगे, एक के बाद एक 5 परमाणु परीक्षण किए और खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया। इस सफलता के पीछे डॉक्टर कलाम की लीडरशिप और उनकी टीम की देशभक्ति थी। डॉक्टर कलाम ने अपने काम से साबित कर दिया कि भारत को दुनिया के किसी भी मंच पर अपने हक की बात करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। 2002 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका मानना था कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है, बशर्ते हमें नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ध्यान दें। उनका मैसेज यूथ के लिए हमेशा से यही रहा, डरना नहीं, सपने देखना। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर ने लाखों युवाओं को अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर सोचने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार। एक व्यक्ति का जीवन केवल इस बात से परिभाषित नहीं होता कि वो कितना जिया, बल्कि इस बात से कि वह कैसे जिया। डॉक्टर कलाम, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम को समर्पित कर दी, वो हमेशा से यही कहते थे कि लोग अगर उन्हें याद रखें तो एक शिक्षक के रूप में याद रखें। 27 जुलाई 2015 वो दिन आया जब ये महान आत्मा अपने सबसे प्रिय काम को करते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे शिलोंग के IIM में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे जब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि डॉक्टर कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट या राष्ट्रपति नहीं थे, एक ऐसी विचारधारा जिसने हमें सिखाया कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा शक्ति है। और अगर हम सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। याद रखना, सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मिसाइल मैन जैसी अटूट लगन, पीपल्स प्रेसिडेंट जैसी सादगी और ईमानदारी की जरूरत होगी।